नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए मूल प्रभाज के बारे में। इसके पहले हम लोग मूलरता, मूललता और उसके पहले हम लोग नॉर्मलता कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रभाज के बारे में। मूल अंश भी बोलते हैं, अंग्रेजी में मूल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो समझते हैं इसकी परिभाषा, इसका सूत्र तथा इसके बाद सवाल भी लगाएंगे। होता है मूल प्रभाज बराबर होता है सूत्र, मूल प्रभाज बराबर होता है अब विलयन है, विलयन के लिए सांद्रता के लिए हमको निकालना है। तो मूल प्रभाज किस में निकालेंगे, किसके लिए मूल प्रभाज पढ़ रहे हैं। मूल प्रभाज पढ़ रहे हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए अगर कोई विलयन है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो उसको व्यक्त करने का एक तरीका है मूल प्रभाज या फिर मूल अंश, अंग्रेजी में मूल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसमें से ही विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि अगर है तो विलयन में का हो, विलयन के बारे में पढ़ा दिए हैं पहले भी। विलयन का होता है, विलयन के प्रकार, अब विलयन कैसे बना होता है। विलयन जो बना है विलेय और कैसे बना है, विलायक से, आपको याद होगा। अब विलयन जो बना है विलेय और विलायक से, तो विलयन और विलायक जो है उसमें कितना विलेय घुला है, कितना विलायक है, ये सब मात्रा जो है, ये सब मापने वाली जो तरीका है, कई तरीके से माप सकते हैं, कई तरीके से जान सकते हैं कि विलेय कितना है, विलायक कितना है। जैसे मूललता, मूलरता, नॉर्मलता, प्रतिशत वाले तरीके से द्रव्यमान प्रतिशत, या फिर आयतन प्रतिशत। उस तरह से कई सारे तरीके हैं जिसको पता कर सकते हैं कि कितना विलेय घुला है। उसमें से एक ठो है मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज में आपको ये पता करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे कि हमारा जो सांद्रता है विलयन की वो आराम से ज्ञात हो जाए। तो इसके लिए सूत्र देखिए, समझते हैं कि इसमें जो होता है मूल प्रभाज में, तो मूल प्रभाज बराबर होता है जो इसमें घुला है। जैसे इसको बोल सकते हैं ये विलेय है, ये विलायक है। इसको बोल सकते हैं घटक, मतलब ये दोनों का मिलके बना विलयन। तो विलयन में कितना घटक है, ये विलयन है तो विलयन के अंदर घटक है। घटक माने पार्ट, इसके दो ठो घटक हैं। एक कौन घटक है, एक विलेय है, एक विलायक है। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो विलायक कौन होता है, विलायक कौन होता है, जो घोल के रखता है। जैसे पानी अपने अंदर किसको घोल सकता है, चीनी को, नमक को, ये सबको घोल सकता है। तो पानी का हो गया विलायक हो गया, और विलेय का हो गया चीनी हो गया। तो यहाँ पे इसमें से ही जो घटक है, इसके विलयन के कौन कौन घटक हो गए, विलेय विलायक। अब विलेय जैसे चीनी हो गया, अब विलायक जैसे पानी। तो ये इसके विलयन के दो घटक हो गए। अगर विलयन इससे बना है तो विलयन के दो घटक हो गए, तो दोनों ही विलयन के दो घटक हैं। तो यहाँ पे मूल प्रभाज होता है, मूल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या बटा जो विलयन है, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। विलयन के मोलों की संख्या, इसी को बोलते हैं मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज समझ में आया होगा। तो मूल प्रभाज का है घटक के मोलों की संख्या। घटक कौन सा घटक, चाहे चीनी विलेय वाला घटक, चाहे विलायक, किसी एक घटक की बात हो रही है। तो किसी एक घटक की बात हो रही है, तो घटक के मोलों की संख्या कितना है, मोल बटे विलयन के मोलों की संख्या। विलयन में कौन, दोनों ले लेंगे, विलेय विलायक दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों ले लेंगे तो इसके दोनों के मोलों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मूल प्रभाज हो गया। अब मूल प्रभाज का सूत्र हो गया। अब मूल प्रभाज का अगर परिभाषा लिखनी होगी तो इसी के अनुसार लिख देंगे। याद नहीं करना है कुछ, बस खाली सूत्र समझना है और सूत्र समझ के परिभाषा लिख देनी है। परिभाषा में क्या लिखेंगे, किसी विलयन के एक घटक, जैसे यहाँ पे ऊपर जैसे लिखा है, ऊपर ध्यान से देख के नीचे वाला देख के दोनों का अनुपात कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। जैसे किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम बोलते हैं मूल प्रभाज। बस समझ में आ गया होगा। किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या, घटक कौन सा घटक, कोई एक ले लेंगे, चाहे विलेय ले लेंगे, चाहे विलायक ले लेंगे। तो घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित तथा विलयन की सभी मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या जो होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज समझ में आ गया होगा। देखिए मूल प्रभाज आप समझ में आ गया। अब यहाँ पे घटक कौन कौन से होंगे,
घटक जो होंगे ये विलेय होगा और विलायक होगा, तो दो घटक होंगे। तो घटकों के मूल प्रभाज निकालते हैं। घटकों के मूल प्रभाज हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम घटक विलेय ले लें, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज इसको हम मान लेते हैं यक्स ए। घटक ए बराबर यक्स ए बराबर हो जाएगा। तो कौन सा घटक है, विलेय, तो विलेय का मूल प्रभाज ऊपर जो घटक रहेगा वो विलेय रहेगा। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन में कौन कौन होते हैं, विलयन में होते हैं विलेय और विलायक, तो दोनों लिख लीजिए यहाँ पे, विलेय के मोल और प्लस विलायक के मोल, तो दोनों के मोलों की संख्या याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को हम लिख दे रहे हैं यन ए से। हमको पता है, पहले बताएं विलेय को हम कैसे लिखते हैं, विलेय को हम ए लिखते हैं, विलायक को कैसे लिखते हैं, विलायक को लिखते हैं बी, और विलयन को कैसे लिखते हैं, विलयन को लिखते हैं ए बी। इस तरह से मतलब एक तरीका मान के हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। देखिए विलेय के मोलों की संख्या हम यन ए लिख दिए, और विलेय के मोलों की संख्या को क्या लिखें, यन ए, यहाँ पे भी लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दें, यन बी लिख दे रहे हैं, यन बी। तो विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अब लिखना आसान हो गया। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, यक्स ए बराबर का हो जाएगा यन ए और बटा यन ए प्लस यन बी। अभी सूत्र जो है आपका बन गया। अब इसी तरह से विलेय के मोलों की संख्या निकाल लिए, तो उसी तरह से दूसरा वाला जो घटक है, घटक माने विलेय विलायक दोनों है, तो विलेय के तो मूल प्रभाज निकल गया। अब इसके बाद विलायक का अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, विलायक के भी निकाल सकते हैं। दोनों आपसे पूछेगा मूल प्रभाज वाले सवाल में, आपसे दोनों पूछेगा कि आप दोनों का जो है विलेय विलायक दोनों रहेगा, उसका दोनों का मूल प्रभाज निकाल के बताइए। तो विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज इसको हम लिखते हैं यक्स बी लिख दे रहे हैं। विलायक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, अब की बार विलायक के मूल प्रभाज निकालना है तो विलायक ऊपर रहेगा, जैसे विलेय ऊपर था, विलेय के निकालना था तो विलेय के मूलों की संख्या, यहाँ विलायक के निकालना है तो विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या अब बटा यहाँ पे आ जाएगा नीचे फिर दोनों विलयन के नीचे क्या होता है, विलयन के मूलों की संख्या, यानी कि विलेय विलायक दोनों रहेगा। विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूल और प्लस में विलायक के मूल। अब दोनों को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर विलायक के मूलों की संख्या को हम एन बी लिख सकते हैं, ठीक है। विलायक के मूलों की संख्या हर जगह ही एन बी ही लिखेंगे, विलेय के मूलों की संख्या एन ए लिखेंगे, अब विलायक के मूलों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं एन बी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बी माने का विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या बराबर क्या होगी, विलायक के मूलों की संख्या एन बी बटा विलेय के मूलों की संख्या एन ए और प्लस यहाँ पे एन बी। अब देखिए यहाँ पे ये सूत्र बन गया। अब इस तरह से आपको सवाल देगा कि आप कुछ सवाल दिया रहेगा, उसमें आपसे विलेय के मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज पूछेगा, जिसका भी पूछेगा उसका आपको बताना होगा। बस इतना ही सवाल आता है पेपर में, लेकिन एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है, नोट करके आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी विलयन में, अगर कोई विलयन रहे, उस विलयन में अगर सभी घटकों को योग किया जाए तो सबका योग एक होता है। अगर विलयन है जैसे यहाँ पढ़ लिए विलयन है, विलयन के मूल प्रभाज सब कुछ समझ गए, तो यहाँ किसी विलयन के घटकों का मूल प्रभाज होता है। घटक का मूल प्रभाज कौन है, तो घटक एक ठो विलेय है, एक ठो विलायक है, तो घटक का मूल प्रभाज ये निकाले हैं, पहले वाले घटक का दूसरे वाले घटक का मूल प्रभाज ये निकाले हैं। तो इसका जो योग होगा, घटकों का जो योग होगा वो कितना होता है, एक होता है, हमेशा एक ही होता है। देखिए कैसे होता है, समझते हैं। तो आप नोट करके लिख सकते हैं, घटकों का जो योग होता है वो एक होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं किसी विलयन के मूल प्रभाज
के घटकों का योग एक होता है। अब देखिए कैसे होता है, इसका घटक यक्स है और इसका घटक यक्स भी, दोनों को आपका कर दीजिए, जोड़ दीजिए, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यक्स भी बराबर इसको जोड़ेंगे तो एन ए और बटा एन ए प्लस एन बी, और इसको भी लिख लीजिए एन बी और बटा एन ए प्लस एन बी। अभी जोड़ दीजिए तो यक्स ए और यक्स बी इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पे यक्स ए प्लस यक्स बी और बराबर इसका नीचे देखिए, नीचे बराबर है तो यहाँ कॉमन हो जाएगा एन ए प्लस एन बी और ऊपर वाला से जुड़ जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो ये दोनों को काट देंगे तो कट जाएगा, यहाँ के दोनों का है बराबर है तो यक्स ए यक्स बी का हो जाएगा यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर आ जाएगा 1। तो ये वाली लाइन लिखे हैं यहाँ पे, किसी विलयन के मूल प्रभाजों के घटकों का योग 1 होता है। ये 2 घटक हैं तब भी 1 होगा, 3 घटक रहेंगे तब भी 1 होगा, जितने भी घटक रहेंगे मतलब विलय अगर अलग अलग रहे, अलग अलग कई चीज़ के विलयन बना रहे तब भी यहाँ पे 1 ही होगा, तो 1 हमेशा हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, ये 1 नंबर वाला सवाल में पूछ सकता है आपसे। अब देखिए सवाल देखिए दे रखा है 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल एवं एसीटेन के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो 450 ग्राम जल है, इसमें क्या घोला गया है, एसीटोन 5.8 ग्राम घोला गया है। तो इसमें आप मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए और कोष्टक में आपको अणुभार दे रखा है जल का और एसीटोन का, तो उसको ज़रूरत होगी तो वहाँ पे लिख लेंगे। जल का अणुभार कितना दे रखा है, जल का 18 दे रखा है, यानी कि H2O निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसीटोन है तो एसीटोन का दे रखा है 58, इसको भी निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COCH3। तो आप अणुभार लिख के सबको जोड़ के निकाल सकते हैं। देखिए जल कितना दे रखा है, जल जो है H2O 450 ग्राम है, इसमें किसको घोला गया है, एसीटोन को। एसीटोन को जो है एसीटोन को 5.8 ग्राम एसीटोन को घोला गया है। तो ये जल का हो गया, जल हो गया विलायक, इसमें घोला गया है ना, तो जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं विलायक और जिसको घोला जाता है उसको बोलते हैं विलेय। तो यहाँ पे हो गया ये विलेय। अब इसमें घोला गया, अब आपको निकालना है मोल प्रभाज, दोनों को आपको निकालना है, जल तथा एसीटोन दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो दोनों को निकालने के लिए पहले मोलों की संख्या पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल यानी कि विलायक है, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, समझा दिए पहले। उसके बाद आप यहाँ पे घटक के मोलों की संख्या यानी कि कौन सा घटक के निकालना है, जल का, तो जल का भी निकाल सकते हैं। एसीटोन को पूछेगा तो एसीटोन को भी निकाल सकते हैं, तो दोनों को निकाल सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं, तो पहले हम जल का मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, जल का। तो जल का मोलों की संख्या यानी कि H2O बराबर मोलों की संख्या क्या होती है, तो मोलों की संख्या समझते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है अणुभार, मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। तो यहाँ समझ गए, यहाँ पे जो मोलों की संख्या होती है भार बटा अणुभार होती है। तो भार बटा अणुभार होती है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं किसका अणुभार, पानी का, तो पानी के अणुभार निकाल सकते हैं। H2O बराबर होता है भार किसका, भार किसका, जल का। तो जल का भार कितना होता है, 450 है, दिया है 450 ग्राम। और उसके बाद अणुभार जल का कितना दिया है, 18। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो काट दीजिए, 18 तियाँ 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बचेगा 9, 18 5 90, तो 25 मोल जो आ गया इसका, 25 मोल आ गया इसका मोलों की संख्या, 25 मोल आ गया मोलों की संख्या। H2O के 450 ग्राम में कितना मोल, 25 मोल। और एसीटोन के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं इस सूत्र से। एसीटोन के मोलों की संख्या कितना हो जाएगी, एसीटोन के मोलों की संख्या हो जाएगी, एसीटोन का भार ऊपर कितना का रखना पड़ेगा, भार किसका भार, एसीटोन के। तो एसीटोन का भार 5.8 दिया है। उसके बाद इसका अणुभार कितना है एसीटोन का, 58। यहाँ पे 10 से गुणा कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा 58, यहाँ पे 10 से, यहाँ पे भी 10 से, तो यह नीचे हो जाएगा 580, ऊपर हो जाएगा 58। तो काटेंगे तो कितना आएगा, बटा 10, यानी कि आएगा 0.1। तो एसीटोन के कितना होगा, 0.1
1 हो गया, तो 0.1 या इसका मोलों की संख्या आ गई, इसकी मोलों की संख्या आ गई। अब आपसे चाहे जिसका पूछे मोल प्रवाह जो निकाल सकते हैं। किसका पूछ रहा है? मान लीजिए मोल प्रवाह पूछ रहा है, जल का मोल प्रवाह पूछ रहा है। तो जल माने, हाँ, जल का मोल प्रवाह पूछे, तो जल का मोल प्रवाह पूछे तो आराम से निकाल लीजिए। जल का मोल प्रवाह क्या हो जाएगा? घटक के मोलों की संख्या। घटक के मोलों की संख्या यानी कि कौन सा घटक की बात हो रही है? जल। तो जल का मोल प्रवाह, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या और बटा का हो जाएगा, बटा हो जाएगा अभिलेय विलायक मोलों की संख्या। विलयन के मोलों की संख्या होती है। अब विलयन माने का हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जल के मोलों की संख्या यानी कि NW या फिर NH2O यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ NH2O लिख दीजिए। और उसके बाद नीचे विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? NH2O अब प्लस में N एसीटोन, यहाँ पे एसीटोन के विलयन होता है नीचे, विलयन में H2O और एसीटोन दोनों है, एसीटोन, तो यहाँ पे एसीटोन भी हो गया। तो जल के मोलों की संख्या यानी कि जल के मोलों की संख्या कितना है? H2O, तो H2O के मोलों की संख्या कितना दे रखी है? 25 अब बटा H2O और प्लस एसीटोन दोनों का मोल की संख्या निकाल ली है। तो H2O के मोलों की संख्या 25 और प्लस में एसीटोन के मोलों की संख्या 0.1 यानी कि 25 बटा कितना आ गया? 25.1। तो मोल प्रवाह कितना आ गया? 25 बटे 25.1। अब आपको दोनों निकालना है। जल के तो मोल प्रवाह निकल गया, अब आपको निकालना है एसीटोन का मोल प्रवाह। तब क्या करेंगे? तब यहाँ पे ही कर सकते हैं कि ऊपर जो जल के मोल की संख्या लिख रहे थे, अब की बार यहाँ पे एसीटोन के मोल की संख्या लिख देंगे। बस यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। बस इस तरह से देखिए कैसे निकालेंगे। जल के मोल की संख्या तो निकाल लिए, तो हमको निकालना है एसीटोन के मोल की संख्या। तो एसीटोन के मोल की संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं कि एसीटोन बराबर हो, एसीटोन के मोल प्रवाह कैसे होगा? एसीटोन का मोल प्रवाह बराबर होगा एसीटोन के मोल यानी कि क्या है? N एसीटोन, इसको इस तरह से लिखे थे। एसीटोन के मोल की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या कितना है? 0.1 है, 1 है। बटा का हो जाएगा, बटा हो जाएगा विलयन के मोलों की संख्या। विलयन, इसमें विलयन कैसे बना है? विलयन बना है H2O से और एसीटोन से, तो NH2O या प्लस N एसीटोन। तो अब आपको सबका निकालना है मोलों की संख्या, रखना है इसमें मोलों की संख्या। एसीटोन के मोलों की संख्या कितना है? 0.1 और इसमें से H2O के मोलों की संख्या कितना है? 25 और प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या इस वाले के यहाँ पे कितना देगा? 0.1। तो यहाँ 0.1 बटा 25.1 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/251। काट उठ के जो है कुछ भी जो भी आएगा वैसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मोल प्रवाह एसीटोन का मोल प्रवाह यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो यह इस तरह से हम सवाल लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो एक बार फिर से देखिए, अच्छे समझिए। इस सवाल जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम अपने से अच्छे से समझाए हैं समझने के लिए। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो को फिर से देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।